दोस्तों, आज पेश है गोली रंग लाएगी। ये कवर चित्र है दोस्तों। कानून के पंजे में आपने पढ़ा, अब आगे पढ़िए। इंस्पेक्टर चक्रधारी घटनास्थल पर मिली शराब की खाली बोतल और वह दोनों रिवॉल्वर को सावधानीपूर्वक अपने कब्जे में लेने के बाद लाश का मुआयना कर रही था और एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को वहां पहुंचे गए और लाश के विभिन्न कोणों से फोटोग्राफर होने लेने के बाद चक्रधर को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और धर्मदास को अपने साथ जीप में बिठाकर थाने लौट पड़ा। इधर विजय को आखिर अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई। ओह, यह जंजीर मौजूद है, इसके कोई राज होगा। अगले ही पल जंजीर खींचते ही तो मेरा ख्याल सही निकला, यही वह खुफिया रास्ता है जो मुझे खूनी तक पहुंचा सकता है। लेकिन यह कार इस कक्ष में कैसे पहुंची? यहाँ जरूर कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। वह उस तहखाने में जाने वाले रास्ते को पूर्णतः बंद कर कर उस कक्ष से बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ते की खोज में जुट गया। लेकिन कुछ ही समय गुजरा था। अरे, यह दीवार के नीचे धंसती जा रही है। और देखते ही देखते दीवार अपनी जगह से गायब हो गई और खाली जगह पर एक कद्दार व्यक्ति पर अंदर दाखिल हुआ। यहाँ तो है इस द्वार की कुंजी। और आगंतुक के हाथ हाथ बाहर निकाले और दीवार पर अगली जगह जगह उतरने लगा। कौन है? आई, यह लड़का कहाँ से आ गया? अगले पल वह आदमी विजय के पीछे लप कर धाड़ा, रुक जा लड़के, वरना जान से मार डालूंगा। तेरी क्या सामताई है जो रुकूं? मेरी क्या सामताई है जो रुकूं? हा हा। विजय कद्दार आदमी की चेतावनी प्रवाह किए बिना दौड़ता रहा, परंतु विजय अभी हवेली के मुख्य द्वार पर चढ़ा। बच्चू, अब बचकर कहाँ जाएगा? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हा हा हा। कैसे छोड़ दूं तुझे? कमबख्त, बता तू कौन है, यहाँ क्या करने आया, कैसे आया? बताता हूँ, बताता हूँ। और परंतु इससे इससे पहले कि विजय अपनी सफाई में कुछ कहता, हाय मरा बदमाश, शाबाश टॉमी, पकड़ ले इस कमीने को। और गद्दार आदमी घबरा कर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। भों 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 भों। ओह, छोड़ना मत टॉमी, छोड़ना मत। और जैसे ही विजय गेट फांद कर दूसरी तरफ पहुंचा, टॉमी टॉमी आजा टॉमी। और विजय का आदेश सुनते ही कुकू कुकू। और जल्दी ही शाबाश टॉमी, कमान टॉमी। विजय को अपने साथ हाथ से निकलते दे गद्दार आदमी दांत पीस कर रह गया, भाग गया। साला हथियार पास में होता तो काट कर रख देता दोनों को। और अपने आप को सुलझाते हुए गद्दार आदमी कदावर आदमी मुड़ा। कौन था? कालिया। कोई छोकरा था बस, पता नहीं कैसे गैरेज में पहुंच गया। फिर कालिया ने सारी बात बता दी। कालिया की बात सुनकर तेजा भयानक स्वर में बोला, तू एक लड़के को नहीं दबोच सका? मैंने उसे पकड़ लिया था बस। पर खामोश। जानता जानता हूँ उस लड़के को यहाँ से भाग निकलना तो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? बस बस एक ही रास्ता है, हमें यह हवेली छोड़ देनी चाहिए। अगर वह लड़का पुलिस को लेकर यहाँ पहुँच गया तो पुलिस को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बॉस, खतरा टल टलने तक हमें इस जगह से दूर रहना हो चाहिए। कालिया की सहमति मिलती ही तेजा वापस हवेली की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद, अब इस गेट को बंद कर दे और कार में बैठ जा। कालिया तुरंत ही तेजा के आदेश का पालन किया और कालिया कार में बैठते ही तेजा की कार तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़ी। उधर पुलिस इंस्पेक्टर रमाकांत नगर के बाहर जाने वाले प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी कर दी और निरीक्षण कर रात करीब 3 पहर जैसे ही थाने पहुंचा, इंस्पेक्टर चक्रवर्ती ने उसकी आगमनी करता हुआ बोला, सर, मुझे आशा है कि हम जल्दी ही सिटी बैंक में 15 लाख कैश और लाखों से बहुमूल्य आभूषण लेकर भागे हत्यारे गिरोह को पकड़ लेंगे। वाट, यह क्या बात है? तूने इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो, जबकि 1 सप्ताह गुजर गया है और उन लुटेरों का पता लगाने में कोई कामयाबी नहीं मिली? तब इंस्पेक्टर चक्रधारी ने कब्रिस्तान में हुए कांड के बारे में बताया था। वो बोला, अभी 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 मुझे पुलिस की सर्जर मिस्टर माथुर को फोन पर सूचना दी है कि सेठ करमचंद के सीने में गोली का ताज़ा जख्म है। इसके अलावा कोई कंधे पर भी गोली का घाव है, एक निशान पाया गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं आपको याद दिलाना होगा, भागते लुटेरे को मैंने एक गोली मारी
गोली से जख्मी किया था। क्या तुम यह कहना चाहते हो सेठ करमचंद वही लुटेरा है और जो उसने हत्या की का अंजाम में पकड़ा गया है वह अन्य दो साथी में से एक है? एग्जैक्टली सर। व्हाट नॉनसेंस! करमचंद जैसा करोड़पति आदमी लुटेरा कैसे हो सकता है? सेठ करमचंद काफ़ी समय से हमारी ब्लैक लिस्ट में है सर। वह दूसरी बात है कि वह आज तक कानून के पंजे में नहीं फंसा हूँ। और कुछ देर सोचने के बाद सुप्रिटेंडेंट रमाकांत गंभीर स्वर में बोला, लेकिन सवाल यह उठता है वह आदमी ने सेठ करमचंद का खून क्यों किया? सर स्पष्ट है कि सर दौलत के लिए ही उसने ऐसा किया होगा। तो फिर उस लूट का माल कहाँ गया? हो सकता है लूट का माल वह तीसरा आदमी ले उड़ा, लेकिन तब पुलिस की गिरफ्तार से बचा हुआ है। अटकलबाजी से कुछ नहीं होता ऑफिसर। वह तीसरे आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना जरूरी है। इस मामले में पकड़ा गया आदमी तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकता है। मैं उसका मुंह खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन एक ही रट लगाए हुए है। क्या कहता है वह? कहता है मैंने खून नहीं किया, निर्दोष है, मेरा खून में कोई हाथ नहीं है। उसकी ज़रा अच्छी तरह खातिरदारी करो, अपने आप सच बोलेगा। यस सर। और तत्काल चक्र चक्रधारिया को आवश्यक हिदायत देकर सुप्रिटेंडेंट रमाकांत कार में बैठकर थाने से निकल पड़े। एसपी रमाकांत के जाते ही इंस्पेक्टर चक्रधारी के चेहरे पर एक कठोरता उभर आई और वो उसने इंस्पेक्टर नेम सिंह को बुलाया और आदेश दिया, कैदी को टॉर्चर रूम में ले आओ, देखता हूँ हरामी कैसे मुंह नहीं खोलता। जी साहब। वह रात को धर्मदास के लिए एक जैसे कयामत की रात बन गई थी। इंस्पेक्टर चक्रधारी ने उसे धर्म को बुलवाने के लिए ढेर सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन बेचारा धर्मदास मार खाता बुरा हाल हो गया। लेकिन उसने एक ही बात दोहरा रहा था, मेरा यकीन कीजिए दरोगा साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैंने बैंक की लूट में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं देश मुझे छोड़ दीजिए। काफ़ी घुटा हुआ है मुजरिम मालूम होता है, तभी तो एक ही राग अल्लाह पर है। चक्रधारी मन ही मन जल उठा, लेकिन घायल नाग की तरह पुकारा, तू कितनी ही कोशिश कर ले धर्मदास, पर कानून के पंजों से बचेगा नहीं। तेरी भलाई इसी में है। तूने गोली चलाई और तुझे फांसी की सजा होकर रहेगी। मुझे फिंगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। भू धर्मदास अपनी बदनसीबी पर बेख्तियार सुबह उठा। अब भी वक्त है, सोच ले, अगर सरकारी गवाह बन जाएगा तो तुझे सजा कम हो सकती है। इतना कहकर चक्रवर्ती दंदनाता हुआ कोठरी से बाहर निकल गया। इधर अगले ही दिन सुबह करमचंद की हत्या का विवरण अखबार में पढ़ने के बाद तेजा उसके कालिया साथी से समझौता करता हुआ बोला, कालिया, ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने पुरानी हवेली के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वेल, उस लड़के ने जिक्र अखबारों में कहीं भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। बस क्यों ना हम सारा माल माल यहाँ ले आए। नहीं, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है होगा। हमारा माल यहाँ से वहाँ ज़्यादा महफूज है, लेकिन मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? फिलहाल तुम भेष बदल कर हवेली की निगरानी करो, अगर रास्ता साफ नजर आए तो मुझे सूचित करना। समझ गया बॉस। इतना कहकर कालिया तुरंत ही कक्ष से बाहर निकल गया। उधर विजय की आंख जब आँख खुली तो काफ़ी दिन चढ़ाया था। ओह, आज मैं भी स्कूल नहीं गया, डैडी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? तभी नौकर बिहारी के कमरे में दाखिल हुआ। आँख खुल गई गई विजय बाबा, पहले आप ये बताओ बिहारी काका, मुझे जगाया क्यों नहीं? कितनी आवाज़ें दी थी, आ- हाथ पैर खींचे, मगर आपकी आंखें नहीं खुली। हार कर मुझे लौट जाना पड़ा, कहते हुए बाबा विजय के करीब पहुंच गया और सर सरसराती स्वर में बोला, अच्छा एक बात बताओ विजय बाबा, क्या तुम रात भर सोए नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मतलब? विजय के तेवर बदलते देख बिहारी बिहारी हड़बड़ा कर बोला, कुछ ना विजय बाबा, साहब ने पूछा तो मैंने कह दिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो साहब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कह गए हैं। इसका मतलब डैडी आए थे, गए? जानते हो बाबा, जिन लोगों के पीछे सप्ताह की सिटी बैंक में डकैती डाली थी, उनमें से एक मुर्दा और एक जिंदा पकड़ा गया। उन्हीं लोगों के कारण साहब परेशान है क्या? बिहारी की बात सुनकर विजय के मस्तक में धमाका हुआ। अगले ही पल लगभग दौड़ता हुआ वह ड्राइंग रूम में पहुंचा और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। अखबार पढ़ते ही उसके विजय के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हे भगवान, पुलिस हमारे अंकल के डैडी करमचंद को खूनी समझ रही है, जबकि उसने बिल्कुल निर्दोष है। न जाने इस समय अमर और उसकी बीमार माँ पर क्या गुजर रही होगी।
और उसकी बीमार माँ का ख्याल आते ही विजय आनंद फन ने नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर कपड़े पहने और तैयार होना। तभी कहीं जा रही हो विजय बाबा? हाँ। इतना कहकर कहने के साथ ही विजय बंदूक से छुटी गोली की तरह कमरे से बाहर निकल गया। जब विजय अमर के घर पहुंचा, हम बर्बाद हो गए बेटे, पुलिस उन्हें खून के इंजाम में पकड़ लिया है। मेरे पापा खूनी नहीं हो सकते विजय, मेरे पापा को बचा लो, घबराओ मत अमर, अंकल को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे डैडी ने सेठ करमचंद का खून नहीं किया, यह बात तुम्हें अपने पापा को बता दो विजय, हमारी एक नहीं सुनते। तुम तुम नहीं जानते पुलिस वाले मेरे पापा की क्या हालत बना दी। अगर उन्हें कुछ होगा तब वो अंकल को कुछ नहीं होगा अमर, हिम्मत से काम ले, मेरे साथ चलो मेरे साथ। और विजय अमर को साथ लेकर वहां से चला गया और अमर को विजय के साथ अपने कमरे में दाखिल होते देख इंस्पेक्टर चक्रवर्ती मन ही मन चौंका। जरूर कोई बड़ी बड़ी रुआसी से अमर से संबोधित करते हो, बोला तुम फिर आ गए, इसे मैं साथ लेकर आया हूँ अंकल, यह मेरा दोस्त है अमर है। तुम इसे लड़के को साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए बेटे, शायद तुम्हें मालूम नहीं यह खूनी लुटेरे का बेटा है। नहीं, यह झूठ है, अमर के डैडी कोई खून नहीं किया। अब तो मेरा विश्वास हो गया इंस्पेक्टर अंकल, मेरे पापा निर्दोष हैं। तुम चुप रहो, याद रखो, ज़्यादा बक की तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह अंदर कर दूंगा, समझे जी। तभी अमर बोला, अमर को क्यों डांटती हैं अंकल? अंकल बंद करना है तो उसे बंद कीजिए, तुम समझते क्यों नहीं बेटा? विजय, इस मामले में किसी को कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मदद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अंकल। कैसी मदद? असली कातिल को पकड़वाने में आपकी मदद कर सकता हूँ अंकल, को मैंने खून करते हुए अपनी आंखों से देखा था। क्या? चक्रवर्ती कुर्सी से उछलकर विजय के करीब आ खड़ा हुआ। यह कौन है? कौन है वह? तेजा, इसी नाम से नाम से सेठ करमचंद ने उसे पुकारा था। तेजा? ओ नो, तुम अपने दोस्त को पिता को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ अंकल। और फिर विजय ने अपनी आंखों देखी घटना चक्रधारी को सविस्तार बता दी और तुरंत ही हत्यारे के अड्डे पर पहुंचने की बात छुपा गया। विजय के बयान में सुनकर चक्रधारी की अलमारी पर एक फाइल निकाली और बोला, इसमें इसमें कुख्यात अपराधी की फोटो है, जरा ध्यान से देखो और बताओ इनमें से तो नहीं है जिसे तुमने खून करते देखा था। विजय ने फाइल खोली और एक फोटो पर पहचानता हुआ तो चला गया। अचानक ही 8 नंबर फोटो पर विजय ने नजर पड़ी। यही है वह आदमी जो सेठ का कातिल है? असंभव। लेकिन आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे अंकल? कैसे विश्वास करूं बेटे? जिसे तुम सेठ करमचंद का कातिल ठहरा रही है वह इस दुनिया में नहीं है। आज से 4 साल पहले एक कुख्यात डकैत तेजा की ने गिरफ्तार के डर से खुदकुशी कर ली और खुद अपनी खुद मैंने अपनी निगरानी में तेजा का दाह संस्कार किया था। यह कैसे हो सकता है? एक आदमी जो मर गया दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? चक्रवर्ती द्वारा बताई गई जानकारी पर विजय के होठों पर ताले जड़ दिए। विजय खामोश देख, तुमने तेजा के बारे में अखबार में पढ़ा होगा बेटा और कहानी गढ़ डाली। नहीं, मैंने जो कहा है वह कहानी नहीं है, सच्चाई है अंकल। किंतु आपने जो बताया वह भी झूठ नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों सच्चाइयों के बीच में एक झूठा वस्त्र खड़ा होगा जिसका पर्दाफाश होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम्हारी बात में दम है विजय बेटे, लेकिन इतनी उम्र में नहीं। बेहतर होगा कि तुम इस पचड़े में न पड़ो, वरना एसपी साहब की इज्जत दांव पर लग जाएगी। तब भी तब भी जब एक भी निर्दोष व्यक्ति जीवन पर दांव पर लगा हो अंकल। किंतु तुम्हारा बयान उसे निर्दोष साबित कर सकता है, कानून सबूत मांगता है। अमर के पिता बेगुनाह है, इस बात का सबूत लेकर आऊंगा अंकल। पागल हुए हो क्या? जब तक मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वचन पूरा ना कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा अंकल। तुम कितने महान हो विजय। और फिर मुझे एक बार अमर के डैडी से मिलने की इजाज़त दीजिए, ठीक है? न जाने क्या सोचकर इंस्पेक्टर चक्रधारी ने विजय की बात मान ली और अगले ही पल वह हवलदार नेक राम को बुलाकर आदेश दिया, इन्हें धर्मदास से मिला दो। जी साहब। और हवलदार नेक राम ने अमर को और विजय को उस कोठरी में ले गए जहां धर्मदास अपने घुटनों के मुंह छुपाए अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। अमर की आवाज़ सुनकर वह बेख्तियार कर उठा, बेटे अमर, मेरे बच्चे, पापा।
और अमर धर्मदास एक दूसरे से गले लगाकर फुट फुट रोने लगे। जब जब उनका आवेश कुछ कम हुआ तो विजय ने ध्यान से उसकी ओर आकर्षित करते हुए बोला, अंकल, मैं आपको जानता हूँ, सेठ करमचंद का खून आपने नहीं किया, लेकिन आप कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पापा, विजय आपको बेगुनाह साबित करना चाहता है, इसे सब कुछ सच सच बता दीजिए। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? सेठ करमचंद को आपने आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? यह एक रात जब जब मैं मिल से डबल शिफ्ट की ड्यूटी करके वापस घर लौट रहा था कि कब्रिस्तान के करीब अचानक ही किसी कराने की आवाज़ सुनी। कौन है? ओह, मेरी मदद करो माँ, जो मांगोगे मैं दूंगा। लेकिन निकट पहुंचकर मैंने उस घायल आदमी की को देख पेड़ पर देखा, पेड़ के नीचे देखा। ओह, यह तो बुरी तरह घायल है। अब है यह सब कैसे हुआ? कुछ गुंडे ने मुझे मार डालना चाहते थे, मैं किसी तरह बच निकला। मेरी मदद करो, घर पहुंचा दो। लेकिन तो अस्पताल जाने की जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे अपना इलाज घर करवा लूँगा। मुझे पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना। गुंडे दुश्मनी से मोल नहीं दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहता। फिर मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तुम सहारा दो तो मैं चल कर वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और मैंने सहारा देकर उसे घर तक ले गया और एक आलीशान बंगला देखकर मेरी आंखें चुंदिया गई। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं सेठ जी। मैं तुम्हें मैं तुम्हें भी बड़ा आदमी बना दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोली, सेठ जी, वहाँ हम आपके सेवक हैं, जो कहोगे करेंगे। जिस पेड़ के पास मैं पड़ा था उसके कुछ दूरी पर मौजूद घनी झाड़ियों में मेरा सूटकेस पड़ा है। उसे कहीं ऐसी जगह छुपा देना किसी को नजर न पड़े। ठीक होते ही तुमसे मांग लूँगा, ले लूँगा। मैंने पर देखो, धोखा करने की कोशिश मत करना। कैसी बात करते हो सेठ जी? धर्मदास गरीब जरूर है, बेईमान नहीं। तुम्हारा नाम धर्मदास है, गुड। कल फिर आना, किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। शाबाश, आप निश्चिंत रहे सेठ जी, धर्मदास मर जाएगा लेकिन जुबान नहीं खुलेगा। और फिर जब मैं दूसरे दिन सेठ से मिलने गया तो मुझे ढेर सारा रुपया इनाम में देते हुए बोला, बस बस कुछ दिन की बात है धर्मदास, बस कुछ दिन की बात है धर्मदास, आप निश्चित रहिए सेठ जी, जिस दिन कहोगे आपकी ये अमानत आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वह सूटकेस तुम यहाँ मत लाना। जिस दिन हमें ज़रूरत होगी हम तुम्हें खबर कर देंगे, जैसी आपकी इच्छा सेठ जी। मैंने सेठ जी से रुपये काफ़ी सामान खरीदा। बस आगे जो हुआ सब तुम्हें मालूम है। लेकिन निश्चित हो जाइए, आगे जो करना है मैं करूँगा। कहकर धर्मदास को दिलासा दे विजय और अमर के जाने के बाद विजय और अमर थाने से बाहर निकल आए। वापस लौटते हुए अमर जिज्ञासा भरे स्वर में बोला, विजय, तुम तेजा को ढूंढोगे कहाँ? मैं उसका ठिकाना जानता हूँ अमर। आज रात मैं उसके अड्डे पर घुसकर उसकी एक एक हरकत का पता लगा लूँगा। तुम तेजा का ठिकाना जानते हो तो यह बात तुम्हें इंस्पेक्टर साहब को क्यों नहीं बताई? वे तेजा को रंगे हाथे पकड़ लेते। नहीं अमर, को वहाँ जाने से मामला चौपट हो सकता है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग नहीं लगता तो वो तेजा सतर्क हो जाता। तुम तुम नहीं जानते, वह जगह किसी तिलस्मी हवेली से कम नहीं है। अगर पुलिस जख मार कर लौट आएगी, लेकिन मैंने वहाँ अकेले ही जाने का निश्चय किया है। नहीं विजय, तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, मगर तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता। इनकार मत करो विजय, अगर तुम मेरे लिए अपनी जान पर खेल सकते हो तो मैं क्या तुम्हें इतना भी हक नहीं कि मैं अपने पिता के लिए दूसरा तुम्हारा साथ दे सकूं? ठीक है, आज रात 11 बजे तुम्हें अपनी साइकिल लेकर पुरानी पुलिया के पास पहुंच जाना, लेकिन सावधान, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो, मैं वादा करता हूँ। विजय अमर अपने अपने घर विजय फिर विजय अमर को अपने घर छोड़ता हुआ अपने घर लौट आया। और रात को ठीक 10 बजे जैसे ही उसने कदम धरती पर टिके, कुकू टामी, तू फिर चलना चाहता है? ठीक है, चल। और विजय टामी को लेकर बड़ी सावधानी से कोठी की चारदीवारी फांद कर बाहर निकल गया। लेकिन कोठी से निकलने के बाद विजय पुरानी पुलिया के तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। तुम आ गए विजय, कुछ तुम कुछ जल्दी ही आ गए शायद। हाँ, लेकिन तुम टामी के साथ क्यों लेकर आए हो? वहाँ क्या करेगा? इसने रहते हमें हर खतरे से महफूज रहेंगे। भों भों भों।
तो आओ अब चलते हैं। अगले ही पल वे साइकिल पेड़ों के झुरमुट में छोड़ अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। कुछ होशियार हथियार वगैरह लाए हो या नहीं? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, शेर की माद में घुसते ने पूरी तैयारी करके आया हूँ। तो फिर तो परवाह नहीं। और आगे का सफ़र उन्होंने खामोशी से तय किया, लेकिन वह टॉमी की उपस्थिति से बिल्कुल बेखबर था। अब बॉस को खबर करनी देनी चाहिए। और कालिया उंजलौती ही टॉमी ने कुंडा हटाने में सफल हो गया। और अगले ही पल कू कू कू, अरे वाह टॉमी तू आ गया, शाबाश, जल्दी ही हमारे बंधन काट डाल। और देखते ही देखते टॉमी नुकीले दांतों से अमर और विजय के बंधन को मुक्त कर दिया। तभी विजय ने कमीज के अंदर से रिवॉल्वर निकालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। अब मजा आएगा देखना दुष्ट शैतान के बच्चे। अरे रिवॉल्वर तुम्हें कहाँ से मिला? हवेली की गेट पर पहुंच के विजय ने गेट पर चढ़ गया और चढ़ा ही था कि अमर बोला, अरे टॉमी कहाँ रह गया? अब ये तो हमारे पीछे आ रहा था। उसकी फिक्र मत छोड़ो, वह हमें ढूंढ लेगा। और फिर अमर कुछ नहीं बोला और तभी विजय पीछे गेट पार करके हवेली के कंपाउंड में पहुंचा। लेकिन अभी वे कुछ ही दूर गए थे। आखिर तुम्हारी मौत में यहाँ की लाई ना है। पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप आगे बढ़ते रहो। विजय यह तो सिर मुंडाती ओले पड़ गई वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो आगे तो वही होगा जो हम चाहेंगे बच्चू। अच्छा हुआ जो खुद ब खुद यहाँ चले आए। अब कोई खतरा नहीं रहा, चलो आगे बढ़ो। कालिया जो ये फकीर के वेश में था अमर और विजय की खुफिया रास्ते पर लेकर तय खाने में पहुंच गया। फिर उन दोनों को बांध कर एक कमरे में डाल दिया। अब पड़े रहो यहाँ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बास के आते ही तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। जाको राखे सैया मार सके ना कोई, बाल विवाह करना कर सके जग बैरी हुए। कालिया हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। यह खिलौना एक मनोरंजन के लिए खरीदा था, लेकिन आज उस शैतान पर भारी पड़ेगा। कमरे के बाहर निकल आते ही उसने खामोश हो गई। कालिया दबे कदमों से अपने ओर बढ़ने लगे, जिधर उन्हें कालिया को किसी बात करने में सवर उभरा दे रहा था। बास उन लड़के व उसके साथी को मैंने काबू पा लिया है। अब खतरे की कोई बात नहीं है, आप फौरन यहाँ चले आइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कालिया की बात खत्म हुई, रिसीवर कैडेट पर रख दिया और मुड़ा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। शायद तुमने हमसे कुछ कहा था। रिवॉल्वर देखकर कालिया होश उड़ गई और हाथ ऊपर उठाना भूल गया। तभी भो 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 हाय मार डाला। कालिया ने फौरन अपने हाथ हवा में ऊपर उठा दिए और फिर अमर दौड़ कर रस्सी ले आया और कालिया के बंधन में जकड़ दिया। अब अब तुम यहाँ आराम करो प्यारे, हम तुम्हारे बॉस का स्वागत की तैयारी करते हैं। इतना कहकर विजय फौरन टेलीफोन की ओर बढ़ गया। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अंकल, आप सेठ करमचंद को, असली हत्यारे को अर्थात कुख्यात डाकू तेजा को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो फौरन इस पते पर आ जाइए। विजय ने इंस्पेक्टर चक्रधारी को हवेली का पता बता दिया और रिसीव क्रेडिट पर रख दिया और फिर अमर के साथ कमरे से बाहर निकल आया। अमर तेजा किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है। हमें उस पर काबू पाने की उचित तैयारी में जुट जाना चाहिए। ख्याल बुरा नहीं है। और फिर अमर और विजय घात लगाकर तेजा के वहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद, कालिया कालिया कहाँ तू? वह आ गया, तैयार रहो, मैं तैयार हूँ। और जैसे ही वह तेजा उनके करीब से गुजरा, और उसे पहले तेजा ने संभल पाता। बस तेजा, कोई गलती की हरकत करने की कोशिश मत करना। ओह तेजा अप्रत्याशित घटना से भौचक्का रह गया और अमर ने ने देर नहीं की, फौरन ही तेजा को रस्सी में जकड़ डाला। टॉमी टॉमी को पुलिस की आगमन के लिए भेज दिया। तेजा से बोला, थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी तेजा, फिर तेरी जिंदगी जेल में चक्की पीस हो गई। आज तक जिस तेजा को पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही तुमने इतनी आसानी से पकड़ लिया, तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। पर तुम हो कौन? मैं विजय हूँ और यह मेरा दोस्त अमर, जिसके पिता को तुमने करमचंद के कत्ल के अंजाम में फंसा दिया। और अगर तुम करमचंद पर गोली न चलाते तो
वह फंसता अंकल को न फंसाते तो आज तुम्हारी यह दशा न होती। पुलिस रिकॉर्ड में तुम मृत घोषित थे। तेजा फिर जिंदा न होता। मुझे क्या मालूम था कि मेरी गोली यह रंग लाएगी। मैं मैं सेठ करमचंद और कालिया को ख़त्म करके सारा माल ले जाना चाहता था, पर और एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर देना चाहता था। नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तुम्हें अपने साथियों का कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ये दोनों मेरे पुराने साथी हैं। ये जानते थे 4 साल पहले मैंने खुदकुशी करने का मेहनत करने वाला डाकू तेजा वास्तव में मेरा जुड़वा भाई धर्मा था। उन दिनों उन दिनों मेरे यहाँ आया हुआ था और मेरे कहने पर वह साधु का चोला उतार कर आम आदमी का जीवन व्यतीत करने लगा के लिए तैयार हो गया था। लेकिन तभी बदकिस्मती से पुलिस मेरे पीछे लग गई। अतः पुलिस को पीछा छुड़ाने के लिए मैंने एक उपाय नजर आया। मैंने शरबत में जहर मिला कर पिला दिया, खुद फरार हो गया और पुलिस समझी कि डाकू तेजा खुदकुशी कर ली। उप कितने नीचा जलील आदमी हो, तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई की तक की जान ले ली। तभी टॉमी, इंस्पेक्टर चक्रवर्ती और सशस्त्र पुलिस दस्ते वाले वहां पहुंच गए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यह रहा आपका असली मुजरिम तेजा। इसका साथी कालिया दूसरे कमरे में कैद है। हवेली की तलाशी में आपको इसके खिलाफ सबूत, सारा माल भी मिल जाएगा। थैंक्स ए लॉट विजय, तुमने वह काम कर डाला जो आज तक नहीं कर पा सके थे। और पुलिस को अपनी कार्रवाई में व्यस्त हो देखा अमर और टॉमी के साथ वहां से चला बना। और अगले दिन इंस्पेक्टर चक्रधर की खुशनसीबी का था। कंग्रेचुलेसन ऑफिसर, तुमने तेजा डाकू को और उसके साथी कालिया को गिरफ्तार करके हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचा ली। तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। और उधर लो अमर, तुम्हारे डैडी आ गए। पापा, स्वामी आप आ गए। और अमर और माया बावरे होकर धर्मदास से दौड़ पड़े। धर्मदास और माया अपनी बाहों में भर लिया और पग पग रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो देना, मुझे अपनी गलती का सज़ा मिल गई है। मैं समझ गया कि अपनी मेहनत की कमाई से जो सुख मिलता है दुनिया की दौलत से नहीं मिलता। वह आँख छोड़ते हुए बड़बड़ाया, चलो देर आए दुरुस्त आए। और समाप्त दोस्तों। दोस्तों, पेश है मौत की फरियाद। ये खबर चित्र है दोस्तों, जल्दी पेश करूंगी आपके सामने।